जैसा कि 13 फरवरी को आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स का पेपर होना है, इसी के लिए हम लेकर के आ चुके हैं आपके 2 व 3 अंकीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको कंप्लीट करके जाओ। बहुत हेल्प हो जाएगी इन क्वेश्चन से, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे मेनली आपके, और इनको रेडी करना है। साथ ही मैंने पिछला वीडियो एक रेडी आपको करवाया था, उसमें आपको 150 प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। वो ऑब्जेक्टिव अगर आपने देख लिए तो आपकी बहुत हेल्प हो जानी है आपके एग्जाम में। तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे ऑब्जेक्टिव कवर हो गए पूरी बुक के, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 नंबर वाले पूरे ये क्वेश्चन देख लेना। एंड फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने टॉप 50 क्वेश्चन डाले थे, वो जाकर के देख लेना। और उसमें सारे मार्क के क्वेश्चन है, 4 के भी नंबर के, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह सब हैं, ठीक है। और सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से एक मेरी बात सुनो, न्यूमेरिकल के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने पूरा दिन जो है न्यूमेरिकल के चक्कर में निकाल दिया। न्यूमेरिकल भैया केवल आपके 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। जबकि अगर ये क्वेश्चन की बात करें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, और आपके 4 अंक के क्वेश्चन अदर कह लो, तो वो ज्यादा आ रहे हैं। डेरिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपका 5 से 6 नंबर का आएगा केवल। 2024 में न्यूमेरिकल क्या आया था, 7 नंबर का आया था। 2025 में न्यूमेरिकल 5 नंबर का आया था, और अब ना जाने कितने 5 या 6 नंबर, लगभग लगभग इतना ही आएगा। तो न्यूमेरिकल के चक्कर में ज्यादा मत भागो कि ये नहीं हो रहा तो बाकी क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। सो ध्यान से आप ये वीडियो देखते रहना, सारे कंप्लीट करना है अपन को, तो ठीक है। अब कूलोम का नियम लिखिए। आंसर याद रहेगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आवेश कूलोम का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। नेक्स्ट है कूलोम के नियम की सीमा लिखिए। तो कूलोम के नियम की प्रमुख सीमा दी गई है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद करके रखो, है ना। ऑब्जेक्टिव में बन सकता है सत्य सत्य में कि कूलोम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, सत्य होता है। तो ये सही है कि गलत है, तो आप कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे दोनों लाइनें याद कर लो। अगला कह रहा है कि मूल आवेश किसे कहा जाता है, इसका मात्रक लिखिए भाई। तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे मूल आवेश, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो तो अलग चीज है। ये फंडामेंटल चार्ज है, आवेश पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे ही मूल आवेश माना जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वो ही मूल आवेश है, क्योंकि मूल आवेश का मात्रक हमारा कूलॉम होता है। और यह न्यूनतम आवेश होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और उसे फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज इसकी मेनली याद रखो, दो चीजें। और इसका मान आप देख सकते हो 1.6 टाइम्स, ये हमारा, ठीक है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। तो ये कूलम होता है, ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि आवेश का क्वांटाइजेशन क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटामीकरण, ठीक है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, अर्थात आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से आवेश को बांटा नहीं जा सकता है, मतलब सीधी सी बात है यार। तुम 4 दोस्त हो, अब 4 अगर ट्रिप पे जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे 2 दोस्त चले जाएं, एक को भेज दिया मैंने, एक अलग चला गया, दूसरा चला गया, अब तीसरा जाएगा तो तीसरे को आधा भेज दूंगा और आधा नहीं जाएगा। मतलब सीधी बात है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है आवेश को, ठीक है। आवेश को बांटा नहीं जा सकता है। आवेश पूरा जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब 3.5 दोस्त नहीं जा सकते तुम, 4 जाओगे या तो 3 जाओगे, एक नहीं जाएगा कोई, ठीक है, या तो पूरे जाओगे। तो मतलब सीधी बात ये है कहने की कि विभाजित नहीं किया जा सकता आवेश को, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलोम इन कूलोम मीटर, ठीक है, ये याद रखना। अगला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, भैया काटती क्यों नहीं है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं जो कि भौतिक रूप से संभव ही नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और काटेंगे अगर तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें समझ आएगा कि वहां पे दो दिशाएं हैं जो कि विद्युत रूप से, भौतिक रूप से भी ये चीज पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट चीज है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये टॉप वाले हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ये बिल्कुल से याद कर लो। नेक्स्ट कह रहा है कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक नंबर में भी कई बार आया है, ऑब्जेक्टिव में, एक शब्द या वाक्य में, ठीक है। 2 नंबर में मेनली आता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक आपका दिया गया है, तो ये याद रखना, ठीक है। वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलम होता है, तो ये कर सकते हो। समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए भैया, 4 विशेषताएं बिल्कुल से याद कर लो, क्योंकि एक्स्ट्रा ही अपन को लिख करके आनी है, ठीक है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत बोले तो 90 के एंगल पे। अगला कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए इसका एसआई मात्रक लिखो। तो किसी संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसकी प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे, तो उसके बराबर होती है। इसका एसआई मात्रक जो है फैराड होता है, ठीक है, फैराड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई धारिता। नेक्स्ट कह रहा है कि विभव प्रवणता को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक भी लिखें। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र है, उसमें दूरी के विभव परिवर्तन की जो दर है वो विभव प्रवणता कहलाती है। इसका एसआई मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर है, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर है। इसका सूत्र कंप्लीट कर लेना। देखो सूत्र जिनके नहीं बताया है मैंने सारे कंप्लीट कर लेना। स्थिर वैद्युत आवरण क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो किसी निश्चित क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत आवरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, विद्युत आवरण, ठीक है। यानी कि बिजली कड़कते समय कार के अंदर बैठना सुरक्षित रहता है, क्योंकि कार का धात्विक ढांचा एक खोखली चालक की तरह कार्य करता है, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं एक तरीके से, है ना, हमें शील्ड की तरह काम करती है वो, ठीक है, आवरण की तरह। ये है। अगला है अनुगमन वेग या वाह वेग क्या है, इसका सूत्र लिखिए। सूत्र कर लेना भाई कंप्लीट। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक के इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। क्या होगा कि चालक के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विभवांतर लगते ही विभवांतर इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या करेंगे, भागने लगेंगे। इसे अनुगमन वेग कहा जाता है, ठीक है। औसत वेग से क्या करेंगे, विभव से निम्न से उच्च की ओर भागेंगे, गति करने लगेंगे, तो अनुगमन वेग है। और इसका मान हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है भाई धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट एसआई मात्रक हो जाएगा। सूत्र कर लेना इसका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए इस नियम के अंदर। भौतिक अवस्थाएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे ताप हो गया, है ना, वो प्रेशर हो गया, तो ये सारी जो है अवस्थाएं क्या होती हैं, स्थिर रहनी चाहिए। अगला कह रहा है कि ओम के नियम का सदृश रूप का निगमन कीजिए, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, ठीक है। लॉरेंज बल भैया किसे कहते हैं, तो जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, तो उस पर लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला कि मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एवं चुंबकीयशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। एप्सिलॉन है ये, एप्सिलॉन 0 एंड म्यू 0 में संबंध स्थापित में करना है आपको। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर करना है, बिल्कुल से कर लेना भैया, इंपॉर्टेंट है अंतर, क्योंकि आने हैं कुछ अंतर, तो ठीक है। देखो ऊंचाई ट्रांसफर, अपचाई, यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है और धारा की प्रबलता को कम कर देता है। यह उच्च को निम्न में में चेंज करता है और धारा की प्रबलता बढ़ा देता है। मतलब ये धारा की प्रबलता कम करेगा या बढ़ाएगा, और यह उच्च को निम्न में बदलेगा, या निम्न को उच्च में बदलेगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि संट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए। भैया सिद्धांत पूरा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन मैंने बता दिया, हाईलाइट कर लो इसको। संट भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध का तार शंट कहलाता है। यह धारामापी को अत्यधिक धारा से जलने से बचाता है, ठीक है। ये चीज याद कर लेना। चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गॉस का नियम, ठीक है। तो यहाँ तो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, बाकी जो याद है उसको रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से, गॉस के नियम को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए
किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबक शुद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सदैव शून्य होता है। ये चीज याद रखना। अगला कह रहा है कि कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग करा जाता है, तो इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं, अवरक्त तरंगे, इनका यूज किया जाता है कोहरे में संकेत के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका कारण भी दिया गया भैया, तो इनका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम हो जाता है और ये कोहरे में आसानी से पार कर लेती हैं और आसानी से दिखाई देती है। चौक कुंडली क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए भैया। तो प्रति सिद्धांत कंप्लीट कर लेना आप लोग, देख लो यहाँ पे चौक कुंडली क्या है, देखो। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, परिपथ में धारा की प्रबलता को बिना ऊर्जा क्षय के कम करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली को चुक कुंडली कहा जाता है। यह बाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखना, चुक कुंडली जो होती है बाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगला कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण भी लिखना है। तो तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर लगातार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है और वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलता रहता है, जिससे आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा और स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिम दिखाई देते हैं हमें, तारे चमकते हुए। सीधी बात है, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अगला है कि निरोधी विभव किसे कहा जाता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। ठीक है, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है थॉमसन मॉडल के दो दोष लिखिए। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका एंड यह रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से में अधिक कोणों पर होने वाली प्रकीर्णन को नहीं समझा सका। यही यहाँ पे थॉमसन मॉडल के दो दोष हैं। अगला कह रहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो जब किसी तीक्ष्ण अवरोध या संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरता है प्रकाश, तो वह किनारों पर मुड़ जाता है। ठीक है, किसी संकीर्ण छिद्र से जब प्रकाश गुजरेगा तो वह क्या होगा, किनारों पर मुड़ जाएगा और अवरोध की छाया में प्रवेश प्रवेश वो कर जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार लिखिए। तो तीन प्रकार के होते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस। ये दिए गए संयोजी बैंड हो गया, चालन बैंड हो गया और वर्जित बैंड हो गया। ये तीनों आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धचालक क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 29वां। अर्धचालक क्या है, दो उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों और विद्युत रोधियों के बीच की होती है अर्धचालक कहलाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल से याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन कवर करके आप लोग अपने 2-2 3-3 अंक के ये सारे क्वेश्चन कवर कीजिए और वो वीडियो देख लें जिसमें पूरी किताब के पूरे क्वेश्चन बताएं केवल। तो वो क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से डेरिवेशन वगैरह जो भी उसमें पूरे रेडी करके जाना एंड ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना ताकि ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।